हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम उपस्थित हैं फिर से वही क्लास 10th के चैप्टर 3, जो कि था हमारा धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु क्लास 10th का कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 3। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? एक तो हम वर्गीकरण पढ़ चुके हैं कि धातु और अधातु के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ठीक। उसके बाद हम इसमें पढ़े थे कि जो धातु है, ठीक है, उसका रिएक्शन। ठीक। और उस रिएक्शन में हम कहे थे 4 टाइप का रिएक्शन है। ठीक है। जब धातु जल से क्रिया करे, जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करे, जब धातु अन्य धातु के लवण से क्रिया करे, और जब धातु किसी अधातु के साथ क्रिया करे। तो एक बात बताया गया था आपको, आधातु नहीं अधातु, कि ये 3 एक लेक्चर में बताएंगे। और ये हम पीछे बता चुके हैं कि क्या होता है जब धातु जल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक। आज हम इन तीनों के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखते हैं सारी चीजों को एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाएंगे। क्या होता है, क्या होता है जब जब धातु की क्रिया, धातु की क्रिया तनु अम्ल, तनु अम्ल, अम्लों से कराई जाए। ठीक। तनु अम्लों से कराई जाए। तनु अम्ल क्या होते हैं? जैसे HCl है, HCl के प्योर फॉर्म में आप वाटर मिला दीजिए तो जो प्योर फॉर्म है वो तो कंसंट्रेटेड है। ठीक है। HCl अगर प्योर फॉर्म है तो उसको हम सांद्र कहते हैं। एकदम प्योर HCl है तो ये क्या है? सांद्र। लेकिन इसमें अगर हम पानी मिला दिए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे तनु। किसी के भी प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो तनु बन जाता है, और जितना ज्यादा पानी ऐड करेंगे उतना ज्यादा वो तनु होता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक। चलिए, तो अब चर्चा करना है कि जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करता है तो होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज याद कराए थे, उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक। हम देखे थे कि यहाँ Fe तक ये रिएक्शन कर रहा था जल से। Fe के नीचे वाले वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। एक स्टेप और नीचे आ जाइए। ठीक है, कहां से कहां तक? सोडियम से लेड तक, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर केवल ये अम्ल से रिएक्शन देंगे। ठीक है। लेड के नीचे वाला कोई भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं देता है। लेड के नीचे जो होंगे वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक। लेड तक क्या होगा? लेड तक अम्लों से रिएक्शन होगा, लेड के नीचे वाले अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है? ठीक। अब चलिए, अब अम्लों से अगर क्रिया करे धातु तो होता क्या है, देखिए। इसको आप लिख भी लीजिएगा थ्योरी इसका। देखिए, लिखिए, जब धातु जब धातु तनु अम्लों, तनु अम्लों जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज नोट देने लायक बात है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। जब धातु से तनु अम्लों से क्रिया करता है, जब धातु किससे क्रिया करता है? तनु अम्लों से क्रिया करता है। तो ठीक है, अगर धातु किससे रिएक्शन कर जाए? तनु अम्लों से, तो धातु का लवण बनता है, धातु का लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है, या का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक। जब धातु के अगर तनु अम्लों से क्रिया कराएंगे, धातु की क्रिया किससे करा देंगे? तनु अम्ल से। ठीक। तो क्या बनेगा? धातु, जो भी धातु होगा उसका सॉल्ट आपको प्राप्त होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगी? बाहर। ठीक। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, जो कि आपको थ्योरी लिखने में काम देगा। और तनु अम्ल में होना क्या चाहिए? HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड या HNO3 नहीं होगा। ठीक।
हाँ, समझ में आ गया। तो अगर धातु तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगा, धातु अगर तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु का लवण बनाएगा, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होगा वो कहाँ निकाल देगा, वो बाहर निकाल देगा। ठीक, अच्छा अब देखते हैं जितना भी रिएक्शन है सब सबका रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में भी चर्चा करेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्रिया करता क्यों नहीं है। चलिए, सवाल जगह होगा दिमाग में कि नाइट्रिक एसिड भी तो एक एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसी तरीके से तो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जब एसिड है तो रिएक्शन कर क्यों नहीं रहा है, इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम सबसे रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, देखिए पोटेशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। इधर देखते हैं, पोटेशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सोडियम की क्रिया HCl से, और कौन है, कैल्शियम की क्रिया HCl से, मैग्नीशियम की क्रिया HCl से, एल्यूमिनियम की क्रिया HCl से, जिंक की क्रिया HCl से, Fe की क्रिया HCl से, लेड की क्रिया HCl से। इस सब में बनता क्या पता भी होना चाहिए। चल देखिए, अगर पोटेशियम की क्रिया हम इससे कराते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। बैलेंस आप लोग करिए, कर दे, चलिए। ठीक, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन दो क्लोरीन दो पोटेशियम। सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक, फिर से वही, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्रिया क्लोरीन से, तो CaCl2 बनेगा। अब यहाँ पे 2 क्यों लगा है, तो एक बात समझिए, कैल्शियम के पास होता है +2 चार्ज, ठीक, कैल्शियम के पास कितना चार्ज होता है, कैल्शियम के पास +2 चार्ज होता है। क्लोरीन के पास कितना होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इसके नीचे आता है, ये इसके नीचे चला जाता है, तो Ca के नीचे 1 आएगा, Ca के नीचे 1, और Cl2 के नीचे 2, Cl के नीचे 2 आएगा, तो 1 नहीं दिखाता है तो बच गया CaCl2, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हैं। चलिए, और थोड़ा सा इजी वे में समझाएं तो देखिए, जब भी आयन अटैच होता है ना, तो चाहते हैं कि हम बराबर रहें। बराबर रहें कहने का मतलब क्या है, कि जितना पॉजिटिव किसी के पास है उतना ही नेगेटिव दूसरे के पास होना चाहिए, ठीक। तो एक कैल्शियम के पास +2 है और एक क्लोरीन के पास -1 है, तब 1 + 1 माइनस के साथ तो जुड़ेगा, तो एक और माइनस चाहिए, तो 2 ठो क्लोरीन होगा, तो 2 माइनस 2 प्लस के साथ, इसीलिए Ca 1 है और क्लोरीन 2 है, ठीक है। चलिए, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है, 2 2 यहाँ नहीं, 2 2। मैग्नीशियम ये बनाएगा MgCl2, यहाँ पे मैग्नीशियम का भी जो मैग्नीशियम पर भी जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो ध्यान देने योग्य बात क्या है बताएंगे। एल्युमिनियम Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो ये बनेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगा बाहर, FeCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, आयरन क्लोराइड, लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगा बाहर, ठीक है बात। अच्छा अब सुनिए, देखिए ये जो भी है, क्लोराइड है, कैल्शियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, ये सब क्या है, ये सब सॉल्ट है, और ये सब मतलब मैग्नीशियम का सॉल्ट है, ये कैल्शियम का है, ये सोडियम का है, ठीक है। NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड मतलब जो साधारण नमक है, ठीक है। तो सब सॉल्ट ही है, बात समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, लवण है। अब वही बोला है कि जब भी धातु किसी अम्ल से रिएक्शन करेगा, तनु अम्ल से, ये सब अम्ल कैसा है, डाइल्यूट, दिल लिख दीजिएगा बगल में, ठीक है। डाइल्यूट कैसा है, डाइल्यूट कैसा है, डाइल्यूट कैसा है, डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट, एंड दिस इज ऑल्सो डाइल्यूट, ठीक है। DIL दिल, ठीक है, दिल नहीं डाइल्यूट, DILUTE, ठीक। तो पोटेशियम अगर इससे रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है, सोडियम कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम कर रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और लेड क्लोराइड, तो सारे क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस आराम से बाहर निकल रहा है। अब एक चीज ध्यान देने योग्य क्या बात है, ये सब रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम है वह सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है ये दोनों,
तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब भी हम सोडियम या पोटेशियम की क्रिया कराते हैं HCl के साथ या तनु अम्लों के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन होगा जैसे यहाँ पे हुआ है। लेकिन इसको हम लैब या स्कूल में कराना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इतना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतना ज्यादा उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है कि जो भी कर रहा है रिएक्शन या जो भी वहां पे इक्विपमेंट रखे हो वो नष्ट हो सकते हैं, मतलब आग वाग पकड़ सकता है, मतलब कुछ अनहोनी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लैब में कराना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया? रिएक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन हम कराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए HCl के साथ देख लिए, अब H2SO4 के साथ भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनता है सब, ठीक है। तो सोडियम अच्छा बना देते हैं, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। बना देते हैं, सॉरी मतलब होगा लेकिन कराते नहीं है, ठीक। चलिए पोटेशियम की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, सब डाइल्यूट रहेगा, ठीक है। सोडियम की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये भी कैसा है, ये भी डाइल्यूट है, सोडियम पोटेशियम। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम की क्रिया H2SO4 के साथ, और ये भी कैसा है, डाइल्यूट है। मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 के साथ, और ये भी कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक। एल्युमिनियम की क्रिया H2SO4 के साथ, और ये भी कैसा है, डाइल्यूट है। जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ, और ये भी कैसा है, डाइल्यूट है, सब डाइल्यूट है, ठीक है। आयरन और लेड Fe एंड Pb, सॉरी Fe की क्रिया H2SO4 के साथ, और लेड की क्रिया किससे, H2SO4 के साथ। अब देखते हैं सब में बनता क्या क्या है। देखिए पोटेशियम क्रिया इसके साथ होगा तो बनाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगा, बाहर, ठीक। K2 दो हो गया, ठीक। सोडियम क्रिया H2SO4 के साथ बनाएगा Na2SO4, ठीक। Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगा, बाहर। कैल्शियम की क्रिया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, अब यहाँ पर एक है, क्यों, क्योंकि Ca के पास +2 है और SO4 के पास -2 है, ठीक है। तो सेम कैटेगरी का है तो चिपक गया आके, भाई 2 यहाँ जाएगा 2 यहाँ भी जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिंगल बचेगा, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 के साथ बनाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। एल्युमिनियम क्रिया SO4 के साथ H2SO4 के साथ तो बनेगा Al2SO4 का थ्राइज प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगा, बाहर, ठीक। एल्युमिनियम सल्फेट। जिंक क्रिया तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस कहाँ, बाहर। FeSO4, ठीक, और PbSO4 लेड सल्फेट, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है बात। अच्छा बैलेंस कर देते हैं, Al2 यहाँ पे लगा देते हैं 2, SO4 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक। जिंक आयरन लेड सल्फेट, ठीक है। चलिए सुनिए, तो पोटेशियम सल्फेट की क्रिया जब कराए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बना है पोटेशियम सल्फेट, यह है सोडियम सल्फेट, यह है कैल्शियम सल्फेट, ठीक। मतलब बस हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसको चिपका दीजिए, यही हुआ है, हाइड्रोजन हटाया गया और इसको चिपकाया गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? अगर आपसे एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, आप एग्जाम में जो भी इजी लग रहा है 1-2 ठो एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है, थ्योरी के साथ देगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक। और ये सब जो सल्फेट है ये सब क्या है, ये सब सॉल्ट ही तो है, और सॉल्ट के साथ क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है बाहर, ठीक। तो जब धातु अगर किसी तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो यही रिएक्शन होगा, मतलब लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकलेगी, ठीक। चलिए तो ये दोनों देख लिए पूरा पूरा, थ्योरी देख लिए, रिएक्शन देख लिए, दो हमारा रिएक्शन हुआ कंप्लीट। क्या होता है जब धातु की क्रिया जल से कराई जाए, और दूसरा क्या होता है जब धातु की क्रिया तनु अम्लों से कराई जाए, ठीक है। अब थर्ड टाइप का क्या है, देखो पहला तो हम पढ़ लिए, मतलब कि धातु जब जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा, पढ़ चुके हैं। दूसरा धातु की क्रिया तनु अम्लों से कराई जाए तो क्या होगा। अच्छा एक चीज, एक मिनट ये भी पढ़ लिए, ठीक है। अभी रुकते हैं तनु अम्ल। एक बात कहते हैं कि भाई नाइट्रिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है, ठीक, क्यों, ठीक है।
मतलब जब धातु की क्रिया नाइट्रिक रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, नाइट्रिक एसिड से कराई जाए तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ऐसा क्यों? अगर धातु की क्रिया नाइट्रोजन से, देखिए कोई भी अगर धातु नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। कुछ बात आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड एक तो देखिए नो डाउट कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है, ठीक, लेकिन साथ ही साथ ये प्रबल ऑक्सीकारक भी है, प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक वो होता है जो ऑक्सीजन दे से, जो ऑक्सीजन देता है, क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो धातु की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, ठीक है, एक बर्तन है, धातु क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराएं, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, जैसे ही हाइड्रोजन निकला ये इसको ऑक्सीजन दे देता है, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला तो ये जल बन जाता है, ठीक है, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला तो ये जल बन जाता है। और इस तरीके से जब भी धातु क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो ऑक्सीजन बाहर नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता, हाइड्रोजन बनता है तो हाँ बनता है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं बन पाता, मतलब निकल पाता? क्योंकि तुरंत ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और पानी बन जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि नाइट्रिक एसिड जब भी धातु से क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालती है, ठीक है। समझ में गया? बनती है, जरूर बनती है, लेकिन इसको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाता है इसलिए बाहर नहीं निकल पाती, ठीक। अच्छा, तो कोई तरीका एकदम है, देखिए अगर हम नाइट्रिक एसिड में 99% पानी मिलाएं, ऐसा नाइट्रिक एसिड हो जिसमें 99% पानी हो और 1% केवल इसका मतलब भाग हो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड 1% हो और पानी 99% हो। अब अगर ये धातु के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और वो भी धातु कौन? केवल और केवल मैग्नीशियम एंड मैंगनीज और मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसा देखिए केवल और केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे धातु हैं जो बहुत बहुत तनु अम्ल, बहुत बहुत तनु अम्ल मतलब 99% पानी है, 1% HNO3 है, तो बहुत ज्यादा तनु है, ठीक है, तो अब हाइड्रोजन गैस मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है बात, अन्यथा नहीं मिलेगा। चलिए बात समझ गए? नाइट्रिक एसिड, धातु नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन बाहर क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जैसे ही हाइड्रोजन बनता है तुरंत ऑक्सीजन देता है, जैसे ही ऑक्सीजन पाएगा हाइड्रोजन पानी बन जाएगा, ठीक। तो क्या कोई तरीका जिससे मिल सकता है? बहुत बहुत तनु कर दे अम्ल को, ठीक है, इस अम्ल को बहुत ज्यादा तनु कर दे, 99% पानी, 1% HNO3, और धातु केवल और केवल मैंगनीज और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो इससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। अब हो गया ये कंप्लीट। चलिए इसको साइड में लिखा रहने देते हैं, काम आएगा अभी आगे हमारे। दो हो गए, ठीक। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है कि क्या होता है जब धातु की क्रिया तनु अम्ल से नहीं, धातु लवण, अन्य धातु के लवण से क्रिया, अन्य धातु के लवण से कराई जाए, ठीक है। क्या होता है जब धातु की क्रिया अन्य धातु के लवण से कराई जाए? तो देखिए इसका पहले थ्योरी लिख लीजिएगा कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। विस्थापित करना मतलब हटा देना, ठीक है, रिप्लेस कर देना, ठीक है। इस नेक्स्ट एरो देखिए लिखिएगा, इस यह अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, ठीक है।
ये जो धातु है, जो भी मतलब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, जब धातु की क्रिया अन्य धातु के लवण के साथ कराई जाए तो जो धातु है, ठीक है, अगर वो अधिक क्रियाशील होगा तो वो कम क्रियाशील वाले को हटा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए अच्छा पहले जब ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, ये लिख लीजिएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नोट डाल के लिख सकते हैं, यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से। भाई देखो, आयरन क्या है, एक धातु है, और एक कॉपर सल्फेट क्या है, दूसरे धातु का लवण है। ठीक, तो एक धातु दूसरे धातु के लवण के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या होगा, जो क्रियाशील है, ठीक है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देगा। ये कैसे चेक करेंगे, जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। ठीक, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील, और जैसे नीचे आएंगे वो कम क्रियाशील। बताए भी थे, याद कैसे रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। ठीक, ऊपर वाला मतलब जैसे भगवान, ठीक है, तो भगवान इंसानों को कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन इंसान भगवान को नहीं हटा सकते। ठीक, याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा इसे, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। तो अब खोजते हैं कि इसमें Fe और कॉपर है कहाँ कहाँ। Fe ये मिल गया, कॉपर ये मिल गया। अब बताइए, Fe कॉपर को क्या कर सकता है, हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, तो हटा देगा, बनाएगा FeSO4 + Cu। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये लिख लीजिएगा, चलिए चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जिंक है और ये Cu है। अब जिंक कहाँ है, जिंक ऊपर है, Cu नीचे है, हटा देगा फिर से बना, अब देखिए लेकिन बनेगा जिंक सल्फेट और Cu। अब ये उल्टा कर दें, ठीक है, अब मान लीजिए हम कह दें यहाँ Fe है, FeSO4 और ये Cu है। ठीक है, अब बताइए कॉपर कहाँ है, नीचे, Fe कहाँ है, ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, तो लिख देते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो तीसरे वाले में यही था। चलिए, तो 3 चीज पढ़ चुके हैं। धातु के साथ क्रिया, धातु के तनु अम्लों के साथ क्रिया, धातु के अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। इसमें आपको सक्रियता श्रेणी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सक्रियता श्रेणी अच्छे से याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो भूलेंगे। ठीक है, भूलेंगे क्या, कर ही नहीं पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो। ठीक है, चलिए अब इसको हम कर देते हैं इरेज। तो 3 अभिक्रियाओं को अभी तक हम लोगों ने देखा। धातु की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक, लास्ट में रिवीजन करा देंगे। ठीक है, मतलब पूरा एक एक रिएक्शन रिवीजन नहीं कराएंगे, जो थ्योरी पोर्शन है वो रिवाइज करा देंगे। ठीक है, लास्ट के टाइम में। चलिए सुनिए, तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में अभी हम जाने कि धातु जब अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, और सारे टाइप के धातु कैसे अम्ल करके क्या बनाएंगे वो देख लिए। ठीक, फिर धातु अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे वो भी देख लिए। अब हमको देखना है, हमको क्या देखना है कि क्या होता है जब धातु की क्रिया अधातु से कराई जाए। क्या होता है जब धातु की क्रिया अधातु से कराई जाए। ठीक, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। ठीक है, लिखिए, देखिए, अच्छा लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझाते हैं। जब धातु की क्रिया अधातु से कराते हैं, धातु की क्रिया अधातु से कराते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, अगर हम किसी धातु की क्रिया अधातु के साथ कराएंगे तो आयनिक यौगिक बनेगा। ठीक है, कैसा है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है।
इसका नाम है सोडियम एंड दिस इज धातु, ठीक है। इसका नाम है क्लोरीन एंड दिस इज अधातु, ठीक है। ठीक, अब रिएक्शन होता है, बनेगा NaCl, दो ठो बैलेंस कर देते हैं 2NaCl। अब ये Na और Cl वास्तव में बना कैसे है, सुनिए ध्यान से। Na के ऊपर होता है प्लस चार्ज, Cl के ऊपर होता है माइनस चार्ज। हालांकि हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, ये प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। अपोजिट पोल है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे ही, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का विद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। देखिए ये एक प्रकार का क्या है, आकर्षण बल है, आकर्षण बल है, ठीक है। हम जैसे वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वैद्युत आकर्षण बल है, क्या है, वैद्युत आकर्षण बल है। इस प्रकार के बल से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध। आयनिक बंध का कुछ खासियत होता है। पहला बात कि आयनिक बंध से जो भी यौगिक बनता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। मजबूत माने स्ट्रांग होगा, एकदम सॉलिड होगा, ठीक है। आयनिक बंध से जो भी यौगिक बनेगा, ठीक है। देखिए आयनिक बंध से अगर कोई यौगिक बन रहा है तो इस यौगिक की विशेषता क्या होगी, पहला बात तो बहुत सॉलिड होगा, MPBP हाई होगा, ठीक है। BP हाई मतलब वो मत समझिएगा ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या होगा, पानी में मिल जाएगा, ठीक है। पानी जैसे ध्रुवी विलायक उसमें मिल जाएगा, ध्रुवी नहीं मिलेगा। चलिए सब अभी हम चर्चा करते हैं, इस बात छोड़िए। देखिए पहले पहले यहाँ देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, एक दूसरे को जो अपनी ओर खींच रहे हैं वो क्या है, आकर्षण बल है, ठीक। और इस प्रकार के बल से जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बंध, ठीक, आयनिक बंध। और आयनिक बंध के द्वारा द्वारा जो भी यौगिक बनता है, आयनिक बंध के द्वारा जो भी यौगिक बनता है उसको कहते हैं आयनिक यौगिक। यहाँ तक बात समझ में आया। आयनिक बंध से जो भी यौगिक बनेगा उसको क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। सोडियम के पास प्लस, क्लोरीन के पास माइनस, बहुत तेजी से खींचते हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को, मतलब आकर्षण बल है। इस प्रकार के आकर्षण बल को कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध से जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं आयनिक यौगिक। अगर कोई पूछता है क्या आयनिक बंध वास्तविक बंध है, तो आयनिक बंध वास्तविक बंध नहीं है, आयनिक बंध एक प्रकार का आकर्षण है, ठीक है, एक प्रकार का आकर्षण है, ठीक है। बात कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि इस आयनिक बंध से जो यौगिक बने हैं, मतलब जो आयनिक यौगिक बना है, इधर ध्यान रखिएगा ना कि धातु और अधातु रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब इस आयनिक यौगिक की विशेषताएं क्या है, इस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। और जहां पर अगर देखिए एक तो हम प्रयास करते हैं कि जो भी चीजें लिखी जा रही हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें आपको कहीं एक शब्द में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है ना, हम भी इंसान है, भूल हो सकती है। अगर कहीं पे लगता है कि ये शब्द या इस लाइन में हमको दिक्कत है तो आप भेज दीजिए, वो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए हमारा प्रयास पूरा रहता है कि आपको किसी लाइन में कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चाहे कोई सा भी वीडियो लेक्चर उठा करके देखिए। चलिए हेडिंग लगाएंगे, आयनिक यौगिक की विशेषताएं। अच्छा आपसे पेपर में अगर आ गया आयनिक, देखिए क्या होता है जब धातु अधातु के साथ रिएक्शन करते हैं, या अगर आयनिक यौगिक के बारे में आ गया तभी आप ये वाला कर दीजिएगा, ठीक है। आयनिक यौगिक के बारे में आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि जब धातु किसी अधातु के साथ क्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनता है, ठीक। रिएक्शन दिखाएंगे, फिर आयनिक यौगिक की विशेषताएं बता दीजिएगा, आयनिक यौगिक की विशेषताएं, ठीक है। अब देखते हैं विशेषता क्या है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। एग्जाम्पल क्या था इसका, सोडियम रिएक्शन कर रहा था क्लोरीन के साथ और बना रहा था NaCl। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यही जो है आपका नमक है, जो आप टाटा नमक खाते हैं, टाटा नमक देश का नमक, ठीक है, तो यही है साधारण नमक। अब विशेषता किसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। अब अच्छा बताइए, सोडियम क्लोराइड है वो कैसा होता है, ठोस द्रव गैस किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस में। तो आयनिक यौगिक कैसे होंगे, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस लिख सकते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आयनिक यौगिक जो है, ठीक है, आयनिक यौगिक ठोस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, तो आयनिक यौगिक आयनिक बंध द्वारा बने होते हैं, आयनिक
बंध से बनते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। आयनिक बंध या तो धातु और धातु के संयोग से बनते लिख सकते हैं। आयनिक यौगिक धातु व अधातु की क्रिया से बनते हैं, धातु और धातु की क्रिया से बनते हैं। अब अगर ये बहुत ठोस है तो भाई इनको गलाना मुश्किल है, और गलाना मुश्किल है तो उसको बॉयल करना और मुश्किल है। कोई भी सॉलिड चीजें, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा जल्दी पिघला लेंगे। तो कोई भी सॉलिड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एमपी या गलनांक, ठीक है, और क्वथनांक भी ज्यादा होता है। तो इसका इसका एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, व बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, उच्च माने ज्यादा, ठीक है। गलाना भी, एमपी मतलब गलाना, ठीक है, मतलब गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु वो बिंदु है जिस पॉइंट पर वो गलना शुरू करता है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर वो गलना शुरू कर देगा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर रहा है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इसका सॉलिड है तो सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और देखिए सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड अवस्था में है तो ये विद्युत का फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा, लेकिन इसी में पानी मिला दीजिए, पानी मिला देंगे तब विद्युत का संचालन करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते। क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किंतु गलित अवस्था में करते हैं, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट में रहेगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अब बात आता है ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, अभी बताते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं वाटर, ठीक है। जैसे वाटर है तो H+ और OH- जनरेट हो सकता है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये दो पोल हो गए, ठीक है। तो जिसमें भी दो पोल बन जाए उसको कहते हैं ध्रुवीय विलायक। जिसमें भी दो पोल बन जाए, दो ध्रुव बन जाए, ठीक है, उसको कहते हैं ध्रुवीय विलायक, ठीक है। लेकिन ये अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। अध्रुवीय क्या होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब, ठीक है। समझ में आ गया। चौथा ये कौन सा पॉइंट था, 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 4, ये 5, 6 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये अध्रुवीय, अध्रुवीय मतलब जिसमें दो पोल बन ना पाए, ठीक है, दो पोल ना बन पाए, ये अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। अविलय मतलब नहीं घुलते हैं। जैसे नमक पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, पेट्रोल में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है, अविलय होते हैं। तो यही है कि जो आयनिक यौगिक है वो ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप बेंजीन में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, गाड़ी में से किसी के पेट्रोल निकाल लीजिए, उसमें भी घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये सब करिएगा मत, छोड़िए। देखिए अब सुनिए बात ध्यान से। तो ये हो गया आयनिक यौगिक की विशेषताएं, ठीक है। और यहीं पे हम अपने लेक्चर को करेंगे समाप्त, क्योंकि जो भी 4 टाइप का रिएक्शन था वो चारों टाइप के रिएक्शन और जो भी थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो सकता था वो चीजें आपको लिखवा दी गई है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे धातुओं के शोधन के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, गालक क्या होते हैं, तो ये सब जो टर्म है, ठीक है, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद धातुओं के शोधन पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब चारों देख लेते हैं कितने कौन कौन सा हम पढ़े थे, इसको मिटाते हैं फिर देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा तुरंत आप लोग का। देखिए सबसे पहला देखिए ध्यान ध्यान दीजिए,
सबसे पहले हम लोग पढ़े कि अगर धातु जल से क्रिया कर जाए तब क्या होगा। दूसरा हम पढ़े कि धातु अगर अम्लों के साथ क्रिया करे, और अम्ल भी कैसे, तनु होने चाहिए, तनु, तो क्या होगा। तीसरा, जब धातु किसी धातु के लवण के साथ क्रिया करे तो क्या होगा, अन्य धातु के लवण के साथ। और चौथा, जब धातु अधातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। ये 4 टाइप का हम लोग देखे थे, ठीक है। तो धातु जब जल के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या हो रहा था, जल के साथ क्रिया करने पे ये क्या बना रहा था, या तो ऑक्साइड बना रहा था या तो हाइड्रोक्साइड बना रहा था, और साथ में हाइड्रोजन गैस कहाँ निकाल रहा था, बाहर, ठीक। धातु तनु अम्ल, अम्ल जैसे एग्जांपल क्या ले लिए थे, HCl H2SO4, HNO3 नहीं, ठीक है। तो एक बना रहा था लवण और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकाल रहा था, बाहर। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन था, HNO3 जो था वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकाल रहा था। इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए 2 धातु मैग्नीशियम या मैग्नीज लेते थे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते थे, 1% HNO3 होता था और 99% पानी होता था, तब ये हाइड्रोजन गैस दे देता था। धातु दूसरे धातु के लवण के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देगा, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देगा, कम क्रियाशील को हटा देगा, ठीक है। ये चीज था। अच्छा, धातु अधातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तब आयनिक यौगिक बनेगा, क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक बन जाएगा, ठीक। तो इतने ही टाइप के रिएक्शन हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं, और आज के लेक्चर में हम 1, 2, 3 टॉपिक को कवर किए हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताई दिए क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।